नेतान्याहू की लीडरशिप ने मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में शांति को भंग किया है। 7 wars in 5 years. The U.S. using Israel? No. This is Israel using the U.S. as if. जेफरी सेच तो इससे और कई कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि दरअसल इजराइल की पूरी पहल जो है किसी आतंक I regard Netanyahu as having been our greatest disastrous president of the 21st century. वादी देश की तर्ज पर है, वादी देश की तर्ज पर है। ये पहला मौका है जब ये सवाल नेतान्याहू के साथ जुड़ता चला जा रहा है। यहां तक कि तुर्की के एर्डोगन कह रहे हैं कि दरअसल नेतान्याहू तानाशाह है, नेतान्याहू तानाशाह है। दूसरी तरफ बिल क्लिंटन अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति का कहना है कि नेतान्याहू लंबे समय से ईरान से लड़ना चाहते हैं क्योंकि इस तरह से वे हमेशा के लिए पद पर बने रह सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हमें इसे शांत करने की कोशिश करनी चाहिए और मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रपति ट्रंप ऐसा करेंगे। मुझे उम्मीद है कि वहां कोई भी ऐसा करेगा जिससे हम मध्य पूर्व में अपने दोस्तों को यह विश्वास दिला पाएं या हमें दिलाना ही होगा कि हम उनके साथ खड़े हैं और उनकी रक्षा करने की कोशिश करेंगे। के बाद उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमें ईरान को परमाणु हथियार रखने से या कहीं रखने से रोकने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। मुझे लगता है ऐसा करने की कोशिश की हमें कुछ सफलता भी मिल जाएगी, लेकिन हमें नागरिकों को पूरी तरह से सुरक्षा देनी होगी। लगातार हत्या नहीं हो सकती है। जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वे बस जीने का एक मौका चाहते हैं, लेकिन कोई अपनी सत्ता की खातिर युद्ध की दिशा में पूरे देश को ढकेल दे, यह स्थिति नेतान्याहू की आ चुकी है। कि बिल क्लिंटन कह रहे हैं, क्लिंटन ही क्यों, जेफरी सेच तो इससे और कई कदम आगे बढ़ गए और उन्होंने कहा कि दरअसल इजराइल की पूरी पहल जो है किसी आतंकवादी देश की तर्ज पर है और खुद इजराइल ने अगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को नहीं माना जो परमाणु हथियारों को लेकर है, ना वो IAEA को अपने देश में आने देता है और ना ही NPT पर हस्ताक्षर करता है, जबकि दूसरी तरफ हस्ताक्षर ईरान ने किए हुए हैं, तो क्या ये एक दोहरे मापदंड की स्थिति में खुद परमाणु शक्ति हो जाना और दूसरे पर टारगेट इसलिए करना कि वो परमाणु शक्ति ना हो जाए और इसमें अमेरिका द्वारा कोई निर्णय लेना या नहीं लेना, ये परिस्थितियां अमेरिका को कमजोर तो नहीं कर रही है? वो यही नहीं रुके, उन्होंने उन तमाम परिस्थितियों में मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के भीतर जो इजराइल ने बीते दिनों हमले किए उसका पूरा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया। और इस दौर में अमेरिका के भीतर यह बहस बड़ी हो चली है कि इजराइल दोहरे मापदंड अपना रहा है और अमेरिका उसके साथ खड़ा है। यह सवाल अमेरिका के भीतर का है क्योंकि ईरान की संप्रभुता का उल्लंघन हुआ, गैर कानूनी तरीके से क्षेत्रीय शांति के लिए इसको खतरनाक बताया गया। यह माना गया कि दरअसल जो वैश्विक स्तर पर जो टकराव और अस्थिरता हो रही है उसके दायरे में चीन और रूस भी आ रहे हैं, जिसका जिक्र खुले तौर पर उन्होंने यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में किया। गाजा पर हमला क्रूर तरीके से एक तरफा हुआ, हजार लोग मारे गए, उस वक्त भी अस्पताल पर निशाना साधा गया। तो इस वक्त अगर ईरान के मिसाइल इजराइल के अस्पतालों पर गिर रहे हैं तो फिर चिंता किस बात की है? युद्ध की दिशा में यह कदम तो उठेंगे ही। और अमेरिका और ईरान के बीच जब 5 दौर की बातचीत हो चली थी परमाणु हथियारों को लेकर, और खुद मार्च में ही जब अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस ने खुले तौर पर उसकी डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड ने जब कहा तो संसद में जानकारी दी कि ईरान परमाणु हथियार बनाने का काम नहीं कर रहा है, तो फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने तुलसी गाबार्ड की बात को ही खारिज क्यों कर दिया? यानी टकराव की परिस्थिति इजराइल से शुरू होकर अमेरिका तक के भीतर अगर जा रही है तो अमेरिका के सामने क्या वाकई यह सवाल अब बड़ा हो चला है कि वह किस तरीके से इजराइल या कहें नेतान्याहू के पीछे खड़े हों? जबकि अलग अलग विशेषज्ञों की राय इस दौर में और साफ है कि दरअसल नेतान्याहू की लीडरशिप ने मिडिल ईस्ट और वेस्टर्न एशिया में शांति को भंग किया है, आतंक को बढ़ावा दिया है, अवैध सेटलमेंट को विस्तार दिया है, एग्रेसिव नेशनलिज्म के साथ वो अपने आप को खड़ा करना चाहता है। 2 स्टेट सॉल्यूशन जो होता है, यानी एक तरफ आप दूसरे को भी मान्यता दें, उससे आपने पीछे हाथ खींच लिए हैं। नफरत को हवा दे दी गई है। जिस पूरी फहरिस्त में तमाम देशों के साथ जो भी जिस तर्ज पर हुआ वह भी अब नया सवाल है, लेकिन उसके आगे का सवाल है जो तबाही इस पूरे क्षेत्र में मच रही है। उससे पहले तबाही के दृश्यों को आप देखें, हमें लगता है जो राय इस दौर में उभर कर खास तौर से यह आ रही है, जेफरी सच जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आपने एक एक करके हर देश को निशाना बनाया और फिलिस्तीन की जमीन पर कब्जा करके फिर आगे विस्तार करने की दिशा बढ़ा दी, फिर गाजा पर, और इसीलिए सूडान हो, सोमालिया हो, इराक हो, हर क्षेत्र को घेराबंदी अपने अनुकूल की और अब ईरान आपके टारगेट में है।
he lays out one by one. Yes, of course, Iran is the central one in his mind, but so too is Iraq under Saddam. He supported Hamas. So too is Bashar al-Assad in Syria. Iran, Iraq, Lebanon, Syria, Somalia, Sudan, and Libya. And you know what the plan was? 7 wars in 5 years. The U.S. using Israel? No. This is Israel using the U.S. as if I regard Netanyahu as having been our greatest disastrous president of the 21st century because he ran American foreign policy for 20 years and he cost us trillions of dollars. And where is the Middle East today? War in Syria, war in Lebanon, war in Palestine, unrest in Iraq, war in Yemen, chaos in Sudan, chaos in Somalia, chaos in Libya. Great job, Bibi. You did a terrific job. सिर्फ बिल क्लिंटन या जेफरी सच ही नहीं बल्कि कई लोगों की राय इस दौर में एक झटके में 2 स्टेट नेशन की दिशा में उठने लगी है। और 2 स्टेट नेशन का बहुत साफ होता है मतलब स्वतंत्र फिलिस्तीन और इजराइल के साथ सुरक्षा और सम्मान यानी सभी मिलकर रहें। यह परिस्थिति इस दौर में ईरान पर हमले के बाद एक झटके में पुराने मुद्दों को उभार कर सामने लाकर खड़ा कर चुकी है। हत्या हो जाती है तो उसके बाद परिस्थिति और ज्यादा विकट हो जाएगी। यानी जो सोच रहे हैं कि सुप्रीम लीडर को मारने के बाद ईरान उनके कब्जे में होगा या फिर न्यूक्लियर हथियार जो ईरान बना रहा है वो नहीं बना पाएगा या फिर जो एक इस्लामिक रिपब्लिक का सवाल है उसको वो खत्म कर देंगे, तो उससे आगे हटकर पहली बार कम से कम यूनाइटेड नेशन में चीन और रशिया एक साथ खड़े हुए हैं। और अमेरिका की मुश्किल यह है कि अभी तक वह इजराइल के जरिए पूरे पश्चिम एशिया और मिडिल ईस्ट को अपने अनुकूल करता रहा और हमेशा माना गया कि दरअसल इजराइल जो करता है उसके पीछे अमेरिका खड़ा है। लेकिन अमेरिका अपने तौर पर कुछ नहीं करता है। लेकिन अब तो कम से कम ईरान पर हमले के बाद यह खुला संदेश ट्रंप की अपनी कूटनीति के फेल होने को लेकर है, क्योंकि अमेरिका के भीतर ही सवाल है कि ट्रंप ने शुरुआती दौर में तेहरान खाली करने का जो धमकी दिया, जिस तर्ज पे उन्होंने खामनेई को निशाने पर लेने का जिक्र किया, जिस तरीके से उन्होंने कहा डील को मान लो नहीं तो पछताओगे, जिस तरीके से इजराइल के पीछे खड़े होकर ईरान को टारगेट करते करते वह इस स्थिति में आ गए कि अब किस दिन हमला होगा और बाद में 2 हफ्ते के लिए टाल दिया। यह सारी परिस्थिति बतलाती है कि दरअसल युद्ध कहीं ना कहीं इजराइल और ईरान से निकलकर ईरान और अमेरिका की दिशा में उस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के दायरे में जा चुका है जहां पर अमेरिका परोक्ष या अप्रोक्ष दोनों स्थिति में अब कैसे खड़ा होगा उसी के सामने बड़ा सवाल है। और शायद तो समाधान इजराइल से निकलेगा, ईरान से नहीं। और इजराइल का मतलब समाधान नेतान्याहू के जरिए निकलेगा। इसीलिए नेतान्याहू को लेकर अब इजराइल के भीतर भी सवाल है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी सवाल है, क्या यह युद्ध इजराइल का नहीं नेतान्याहू का है? जवाब अगले 48 घंटों में आएगा जरूर, क्योंकि कूटनीतिक मिसाइल उस दिशा में जा चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।